हाँ तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम बात कर रहे थे कि वाष्पीकरण यानी कि जब हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम कूलर के सामने या पंखे के सामने बैठ जाते हैं तो पसीना सूख जाता है और हमको ठंडक यानी अच्छा महसूस होता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमको शीतलता महसूस होती है या आराम महसूस होता है। तो हम कुछ पहले इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारी शरीर है और यहाँ पर पसीने की बूंदें हैं। ठीक, शरीर ये मान लो हाथ है हमारा और इसके ऊपर पसीने की बूंदें हैं। तो जब हम पंखे के नीचे बैठेंगे या कूलर के सामने बैठेंगे तो हवा तेजी से आएगी, और हवा तेजी से आएगी तो इस पसीने के कण को अपने साथ उड़ा ले जाएगी, और जब पसीने को अपने साथ उड़ा ले जाती है तो हमको ठंडक महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है। ठीक, और यही बात कल की क्लास में हम बताए थे कि जब बारिश का मौसम होता है तो हवा जो होती है उसमें खुद वाष्प की मात्रा या जल वाष्प की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो हमारे शरीर से टकराती तो जरूर है, लेकिन यह अपने साथ पसीने के कण को ले नहीं जा पाती। जब ले नहीं जा पाती तो पसीना हमारा वैसा ही पड़ा रहता है और हमको चिपचिपाहट वाली गर्मी महसूस होती है। तो आज हम लोग यह समझेंगे कि जब पसीना सूखता है तो हमको ठंडक क्यों महसूस होती है, इसकी पूरी प्रोसेस समझते हैं। तो इसकी पूरी प्रोसेस समझने के लिए हम लोगों को यह जानना होगा कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। क्या जानना होगा बेटा? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। ठीक, जो गुप्त ऊष्मा होती है वह किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में प्रयोग होती है, या तो हम इसको इस तरीके से कह दें कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में प्रयोग हुई ऊष्मा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बात समझ में आई? नहीं? तो चलो फिर से समझते हैं कि जैसे कोई ठोस है, उसको द्रव बनने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई वह उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। कोई द्रव है, उसको वाष्प बनने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई वह जो है उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। वाष्प से द्रव बनने में जितनी ऊष्मा की हानि हुई या जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसकी गुप्त ऊष्मा। द्रव से ठोस बनने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई वह क्या होगी? उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। अब आप सोचेंगे कि जैसे द्रव है तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान, अब यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस तक हमको गर्म करना होता है, तब जाकर के भाप तब जाकर के क्वथन होता है। तो क्या यहाँ से वहां तक की ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाएगी? नहीं। गुप्त ऊष्मा को हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर लिख लेते हैं -2 -1 और 0। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये सब किस में है? डिग्री सेल्सियस में है। अगर हम बर्फ को या जल को -2 डिग्री सेल्सियस पर लिए हैं तो यह कैसा है? ये बर्फ के रूप में, ठोस के रूप में है। यहाँ से हम लोग लेके जाएं इसको -1 पे तो भी यह किस रूप में है? बर्फ के रूप में है। हम इसको लेके जाएं 0 डिग्री सेल्सियस पे तो भी यह क्या है? बर्फ के रूप में है। अब देखिए -2 से -1 तक पहुंचने में जितना हमको तापमान देना हुआ वही जो है -2 से -1 के बीच में दिया गया तापमान हो जाए। ठीक, इतना ही तापमान अगर हम दें तो -1 से
0 पर पहुंच जाएगा। ठीक, इतना ही तापमान दें तो 0 से 1 पर पहुंचना चाहिए, इतना ही तापमान दें तो 1 से 2 पर पहुंचना चाहिए, इतना ही तापमान दें तो 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, ऐसा होना चाहिए। ठीक, और होता भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन बर्फ के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि इतना तापमान हम दिए तो -1 से -2 से -1 पहुंच गया, फिर उतना ही तापमान दिए तो -1 से 0 पहुंच गया। लेकिन उतना तापमान देने पर 0 से 1 नहीं पहुंच रहा है। ठीक, क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं वैसे बर्फ क्या हो जा रही है, पिघलने लग रही है। ठीक, बर्फ क्या होने लग रही है, पिघलने लग रही है, और यही हो रही है अवस्था परिवर्तन। क्या हो रही बेटा, अवस्था परिवर्तन। समझ में आया कि जितना हमको 1 डिग्री बढ़ाने में, मतलब -2 से -1 तक लाने में तापमान देना पड़ा, उतने ही तापमान में -1 से 0 तक आ गया। लेकिन 0 से 1 तक जब हम बढ़ाएंगे तो हमको इतना तापमान तो देना ही पड़ेगा 0 से 1 बढ़ने में। लेकिन उसी समय क्या घटना घटती है कि ये जो बर्फ का गोला था या बर्फ जो था वह पिघलने लगा, और जब पिघलने लगा तो इसकी अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो रही है। तो अवस्था परिवर्तित होने में भाई कुछ एक्स्ट्रा इसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और यही जो एक्स्ट्रा ऊष्मा होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे बात समझते हैं। अब देखो, अब जैसे 1 डिग्री सेल्सियस हुआ तो जितने तापमान देने पर -2 से -1 हुआ था उतने से 1 से 2 हो जाएगा, उतना ही तापमान देने से 2 से 3 हो जाएगा, उतना ही तापमान देने पर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसा होता चला जाएगा। लेकिन एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद जो दूसरा उसका क्रम होगा, अगर यहाँ पे वाष्पन होने लगे, यहाँ पे क्या होने लगे, वाष्पन होने लगे। मान लो कि यह 23 डिग्री सेल्सियस है या 24 है, और यह जो है 25 है, यह 26 है, यह 27 है। ठीक, तो यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ने में जितना हमको ताप देना पड़ा उतना ही ताप हम यहाँ पर भी दे रहे हैं, उतना ही ताप यहाँ पर भी दे रहे हैं। लेकिन 25 से 26 जब हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जल वाष्पित होने लग रहा है। क्या करने लग रहा है, जल वाष्पित होने लग रहा है, वाष्प में परिवर्तित होने लग रहा है। ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि यहाँ पर जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लग रहा है, तो जितना तापमान 1 यूनिट बढ़ने में हमको ताप देना पड़ा है उतना तो देना ही पड़ेगा 25 से 26 के बीच में। लेकिन जो जल, जो द्रव गैस के रूप में परिवर्तित हो रहा है, पहले क्या था, पहले द्रव था अभी। लेकिन जैसे ही हम तापमान बढ़ाना चाह रहे हैं 25 से 26, वैसे ही यह क्या हो जा रहा है, गैस के रूप में परिवर्तित होने लग रहा है। तो यहाँ से द्रव से गैस के रूप में जब परिवर्तित हुआ तो अवस्था परिवर्तित हो गई, और अवस्था परिवर्तित होने में भी कुछ एक्स्ट्रा ऊष्मा की जरूरत होती है। इसी एक्स्ट्रा ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे बात समझ में, किसी भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ जब जाता है तो उस में कुछ एक्स्ट्रा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और उसी एक्स्ट्रा ऊष्मा को हम लोग उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारा हाथ है और हमारे हाथ पर पसीने की बूंदें हैं। ठीक, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ये हमारा हाथ है और इस पर पसीने की बूंदें हैं, जो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और जब यहाँ से
हम लोग पंखे की हवा लिए या कूलर की हवा लिए, तो यह जो वायु है, वायु की गति वाष्पन की दर को प्रभावित करती है। तो यह हवा इसको मारी धक्का, और जब इसको धक्का लगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ गई। ठीक, गतिज ऊर्जा बढ़ गई यानी यह यहां से लुढ़क करके यहां जाने का प्रयास करेगा, लेकिन धक्का इतना तेज है पंखे की हवा का या कूलर के हवा का कि इसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक बढ़ गया और यह कहां चली गई, बाहर की तरफ। यानी कि पसीने की बूंद अब यहां से कहां जा रही है, ऊपर की तरफ वाष्पित हो रही है। तो यह तो केवल इसने धक्का दिया था, इसको गति दिया था जिससे इसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाए, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान इतना अधिक हो गया कि अब ये ऊपर जाना चाह रहा, और जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो अवस्था परिवर्तन होगा, यानी द्रव से यह किस में परिवर्तित होगा, गैस में परिवर्तित होगा। और जब गैस में परिवर्तित होगा यानी जब अवस्था परिवर्तित होगी तो इसको कुछ एक्स्ट्रा ऊष्मा चाहिए, और एक्स्ट्रा ऊष्मा लेता कहाँ से है, अपने आसपास के कणों से लेता है। ठीक, तो अपने जब आसपास के कणों से इसने लिया तो इन कणों की ऊष्मा का मान कम हो गया, और जब इन कणों की ऊष्मा का मान कम हुआ और इस ऊष्मा को लेकर के कौन उड़ गया, जो पसीने की बूंद थी, और आसपास के जो पसीने के अणु रहे हों या हमारी त्वचा से इसने क्या कर लिया, ऊष्मा ले लिया, और जब ऊष्मा ले लिया तो यहाँ पे तापमान कम हो गया और हमको क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक, बात समझे। जैसे ये हमारी जो है, ये हमारा हाथ है, यहाँ पे भी गर्मी हुई, यहाँ पे पसीने की बूंद हो, ये पसीने की बूंद अब हम इधर से पंखा लगाए, और पंखा लगाए तो जो पसीने की बूंद है यानी जो जल के कण हैं इसको धक्का लगेगा, और जब बेटा धक्का लगेगा तो यह जो है वाष्पित होने का प्रयास करेगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के ऊपर वायुमंडल में जाना चाहेगा, लेकिन अवस्था परिवर्तित होगी क्योंकि यहाँ पे द्रव अवस्था में था और वायुमंडल में जाएगा तो गैस अवस्था में होगा। तो जब अवस्था परिवर्तित होनी होगी तो इसको एक्स्ट्रा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, और एक्स्ट्रा ऊष्मा ये कहाँ से लेगा, हमारी त्वचा से लेगा। ठीक, एक्स्ट्रा ऊष्मा कहाँ से लेगा, अपने आसपास से लेता है, तो अपने आसपास में किस पे रुका हुआ है, त्वचा पर हमारे रुका हुआ है, तो हमारी त्वचा से क्या करेगा, ऊष्मा थोड़ी सी लेगा, और वो थोड़ी सी ऊष्मा किसके बराबर होगी, गुप्त ऊष्मा। जितनी जो है द्रव से वाष्प बनने में एक्स्ट्रा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा कहाँ से लेगा, हमारी त्वचा से लेगा। तो हमारी त्वचा का तापमान कम होगा कि नहीं, क्योंकि ये जितना ऊष्मा थी इसमें या जितना गर्म था ये, उतना जब पसीने की बूंद वाष्प के रूप में परिवर्तित हुई तो यहाँ से हमारी त्वचा से क्या लिया गया, ऊष्मा ली गई। जब ऊष्मा ली गई तो त्वचा का तापमान कम होगा कि नहीं, और जब त्वचा का तापमान कम होगा तो हमको ठंडक महसूस होगी, हमको अच्छा फील होगा। सेम इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि घड़े में रखा हुआ जल गर्मी के समय में ठंडा क्यों हो जाता है। तो चलो भाई, ये हम घड़ा बना दिए। घड़ा किसका होता है, मिट्टी का होता है, और ये जो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी की दीवारें कैसी होती हैं बेटा, मोटी होती हैं। और आप लोगों ने कभी घड़े में अगर पानी रख करके देखा होगा तो जैसे यहाँ तक हमने घड़े में पानी भर दिया तो पहले घड़ा सूखा सूखा दिख रहा है, हमने इसके अंदर क्या किया, पानी भरा, और जैसे हमने पानी भरा बाहर कहीं पर भी नहीं गिरा हो, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लगती, मुश्किल से 5 मिनट में यह इतना घड़ा जो है हमको नम दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है, नमी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी ने पानी को सोख लिया है, पूरा दिखने लगता है यहाँ पे पानी पानी। तो मिट्टी में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे जल जो है कहाँ पहुंच जाता है, मिट्टी के घड़े के ऊपरी दीवार पर, मिट्टी के घड़े के ऊपरी दीवार पर, और मिट्टी के अंदर भी जल भरा हुआ है, मतलब घड़े की दीवार पर पूरा का पूरा जल भरा हुआ है, और अंदर तो जल है ही, अंदर
जल है ही। ये जो हम बना रहे हैं क्या है, जल के अणु हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश आया या तेज हवा आई, मतलब सूर्य का प्रकाश और हवा जब भी भाई हम रखे हैं कहीं पर भी तो हवा भी लगेगी और सूर्य का प्रकाश भी पहुंच रहा है। तो सूर्य का प्रकाश पहुंचा, हवा आई, दोनों में से कोई एक आया, किसी का भी प्रभाव हुआ, चाहे वायु का प्रभाव हुआ हो चाहे ताप का प्रभाव, कमरे में भी हम रख रहे हैं तो वहां पर भी गर्मी है। तो इस गर्मी की वजह से जब ये जल के अणु जो घड़े के दीवार के ऊपर लगे हुए हैं वे गर्म होंगे और गर्म होने के बाद यह क्या करेंगे, वाष्पित होंगे, यह वाष्प में परिवर्तित होगा। और बेटा जब ये वाष्प में परिवर्तित होगा तो इसको गुप्त उष्मा के बराबर और उष्मा चाहिए, क्योंकि जो बाहर का ताप या हवा है यह इसकी गतिज ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया कि अब यह वाष्प बनने के लिए तैयार है, लेकिन अवस्था परिवर्तित होगी और अवस्था परिवर्तित होगी तो इसको एक्स्ट्रा गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा चाहिए। तो यह लेगा कहां से, अपने आसपास के अणुओं से लेगा। तो आसपास के अणु थोड़ा सा इससे ले लिया, थोड़ा सा इससे ले लिया, थोड़ा सा इससे ले लिया, इन तीनों से ले लिया। अब क्या हुआ कि इन तीनों में ऊष्मा का मान कम हो गया। जब इन तीनों में ऊष्मा का मान कम हो गया तो ये अपने आसपास से लेने का प्रयास किए कि भाई हमारी ऊष्मा क्या हो गई, कम हो गई, तुम लोग थोड़ा सा दे दो। अब यहां तक पहुंचा, अब ए वाले कण कहेंगे यार हमारी ऊष्मा कम हो गई, अंदर वालों से ले लिया जाए, फिर अंदर वाले और अंदर वालों से ले लेंगे। तो वाष्पित कहां पे हो रहा है, घड़े के ऊपरी सतह से वाष्पन हो रहा है, लेकिन वाष्पन हो रहा है तो इसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, और जब अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो अपने आसपास के अणुओं से गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा ली जा रही है। तो इनके आसपास के अणुओं की ऊष्मा क्या हो जा रही है, कम हो जा रही, तापमान कम हो जा रहा। तो ये अपने बगल वालों से तापमान ले ले रहे हैं कि भाई हम भी मेंटेन रहें, ये अपने अंदर वालों से ले रहे हैं कि भाई हम भी मेंटेन रहें। इस तरीके से पूरे घड़े का पानी वाष्पन जैसे जैसे होता रहेगा, अंदर के जल के अणुओं का तापमान कम होता जाएगा, धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि घड़े का पानी पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है। गर्मी के दिनों में वो भी धूप में रखा हुआ घड़ा, ठीक। तो धूप में रखे हुए घड़े का जल शीतल ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें वाष्पन होता है। अगर इसी वाष्पन को रोक दिया जाए तो फिर घड़ा ठंडा नहीं करेगा जल को। इसका उदाहरण हम बता देते हैं। गर्मी भर आप घड़े में पानी रखिए, बहुत ठंडा ठंडा पीने का मिलेगा, लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाए तो जैसे बारिश का मौसम आएगा, मौसम में आर्द्रता बढ़ेगी, यानी कि वायु में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी। तो यह जो बारिश वाली वायु होती है, बारिश वाली हवा होती है, इसमें पहले से ही जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यह अपने साथ घड़े के ऊपरी सतह पर लगे हुए जल के अणुओं को उड़ा के नहीं ले जा पाती और वाष्पन नहीं होता है, या कहें कि बहुत ही कम होता है। जब वाष्पन नहीं होगा या अत्यंत कम होगा तो घड़े के जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश में कोई जो है जल नहीं रखता घड़े में ठंडा होने के लिए। आज भाई फ्रिज का जमाना है, सब लोग फ्रिज का यूज कर रहे हैं। फ्रिज का यूज करने से सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। सीधे जाकर के ओजोन परत में छेद कर देती है, यानी ओजोन परत को पतला कर देती है। ये फ्रिज का काम है। लेकिन घड़ा एकदम पर्यावरण के अनुकूल है। घड़े में अगर जल रख करके उसका सेवन किया जाए तो पर्यावरण के लिए यह सबसे अच्छा है। लेकिन जमाना मॉडर्न है, कौन जाएगा रखने, सीधे बटन दबाओ पानी भरो, हो गया काम। लेकिन प्रोसेस तो हमको समझना, भाई हमको पढ़ाई तो करनी है, जानकारी तो रखनी पड़ेगी। घड़े में पानी रखें या ना रखें, लेकिन जानकारी तो हमको होना चाहिए ना। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि यहीं पर अगर जो है वाष्पन की क्रिया ना हो, जैसे बारिश के दिनों में नहीं होती, ठंडी के दिनों में नहीं होती, या बहुत ही कम होती है, तो उस समय पानी ठंडा
नहीं होगा। लेकिन यही जो है गर्मी के दिनों में वाष्पन बहुत तेजी से होता है, तो घड़े में पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आगे बात समझ में। अब इसी से लगा हुआ एक और क्वेश्चन, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जब इतना समझ में आ गया तो। गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना आरामदायक होता है, ऐसा क्यों? देखो, गर्मियों में सूती कपड़े हों या लिनन के कपड़े हों, यह पहनना ज्यादा आरामदायक होता है टेरिकॉट पॉलिस्टर की अपेक्षा। जैसे पॉलिस्टर होता है, टेरिकॉट होता है, तो इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, यानी थोड़े ही पसीने से पूरा का पूरा भीग जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम कॉटन पहन रहे हैं, सूती कपड़े पहन रहे हैं, लिनन के कपड़े पहन रहे हैं, तो इसमें पसीना ज़्यादा मात्रा में सोखता है, क्योंकि ये कपड़े मोटे होते हैं, इनके धागे मोटे होते हैं और इनके जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो अब जैसे चलो हम एक कपड़े की डिजाइन ही बना देते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कॉटन के धागे हैं, जो सूती कपड़ा है उसके धागे हैं। अब इसमें जल को पसीने को सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो जब हम गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं और हमको पसीना होता है, तो इसमें जल ज्यादा मात्रा में रुकता है, और जब जल ज्यादा मात्रा में रुकता है और थोड़ी सी भी हवा चले, या बाइक पे हम बैठे हुए हैं, बाइक हमारी चल रही है, रुके थे तो हमको खूब पसीना हुआ और कपड़े ने क्या कर लिया, सोख लिया। अब जैसे ही हम बाइक आगे लेके गए, हवा लगी, या हम कमरे में आए, पंखे में आए, या हाथ वाला ही पंखा झल रहे हैं, तो उस समय वाष्पन होगा, और वाष्पन होगा तो भाई कपड़ा हमारे शरीर से चिपका हुआ है, और इसका जल जब वाष्पित होगा तो गुप्त उष्मा के बराबर अपने आसपास से गुप्त उष्मा ली जाएगी, और जब अपने आसपास से गुप्त उष्मा ली जाएगी मतलब हमारी शरीर से ली जाएगी, हमारी त्वचा से ली जाएगी, तो अपने आप हमारी त्वचा का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमको अच्छा महसूस होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम पॉलिस्टर पहने हुए हैं, टेरिकॉट पहने हुए हैं, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, और उसके धागे भी बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो हवा उसमें घुस ही नहीं पाती, जिसके कारण हमको जो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। लेकिन वहीं पर सूती कपड़े होते हैं तो इसमें हवा प्रवेश करती है, और जब यहाँ से इसमें पसीना भी ज़्यादा सोखता है, और जब वाष्पन होता है तो गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा हमारे शरीर से ले ली जाती है, जिसके कारण हमको ठंडक व अच्छा महसूस होता है। ठीक, अब इसके बाद एक प्रश्न और होता है, फिर आपका चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एनसीईआरटी पूछती है कि अगर कोई कांच की गिलास हम लिए हैं और इसमें बर्फीला जल भर दें, कैसा जल भर दें, बर्फीला ठंडा जल, एकदम मस्त चिल्ड ठंडा जल इसमें हम भर देते हैं, तो जल तो भरते हैं हम ग्लास के अंदर, लेकिन देखते हैं कि ग्लास के बाहर छोटी छोटी बूंदें नजर आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? क्या ग्लास टूट जाती है, या ग्लास में घड़े के समान छिद्र होता है? कांच की गिलास में तो घड़े के समान छिद्र नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। जैसे आप लोग जो है जब कोल्ड ड्रिंक किसी बर्तन में डालते हैं, चाहे स्टील की गिलास हो, चाहे फाइबर हो, प्लास्टिक की गिलास हो, या फिर कांच की गिलास हो, तो आप देखते हैं कि ऐसे कोल्ड ड्रिंक रख दिए तो उसके ऊपर जो है जल की बूंदें आ जाती हैं। या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही अगर हम फ्रिज से निकाल करके बाहर रख देते हैं तो उस पे जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। ये जल की बूंदें आती कहाँ से, इसको समझ लो। अभी हमने पिछली क्लासों में पढ़ाया, अभी भी पढ़ाया कि जो वायु होती है उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है। बारिश के दिनों में वायु में जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ठंडी व गर्मी में कम होती है। ठंडी में सबसे कम होती है, गर्मी में उससे ज्यादा होती है, बारिश में सबसे ज्यादा होती है। इससे एक बात सिद्ध हुई कि वायु में जल की मात्रा है, या वायु में जलवाष्प है, जो किस रूप में है, गैसियस स्टेज में है, यानी गैस अवस्था में है। और जब हम लोग इस ग्लास में बर्फीला जल भरेंगे बेटा, तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा होगा तो हवा
इसकी सतह से टकराएगी, और जब हवा टकराएगी इस ठंडे कांच की ग्लास की सतह से, तो जो उसमें जल के कण होंगे, हवा में जो जल के कण होंगे वह संघनित होने लगेंगे, तापमान कम होने लगेगा तो वह जो इकट्ठा होने लगेंगे, और जल के कण जब दूर दूर थे, वाष्प थे, और इनको हम नजदीक नजदीक कर दिए तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे इस पे हवा लगती रहेगी इस पे जल की बूंदें पहले छोटी बनेंगी, और हवा लगी और बड़ी बन गई, और हवा लगी और बड़ी बन गई, धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि यह धीरे से लुढ़क जाती है। ठीक, समझ में आ गई बात। ये जो किसी ग्लास में अगर हम ठंडा पानी या बर्फीला पानी भर रहे हैं तो ग्लास के चारों तरफ जो जल की बूंदें हैं वह वायु में, वो हवा में उपस्थित जलवाष्प है जो संघनित होकर के जल के रूप में दिखाई देने लगती है। इसी को तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस है, अगर इसको ताप दे दें तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को ताप दे दें तो यह गैस या फिर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी वाष्प को हम क्या कर दें, ठंडा कर दें तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को ठंडा कर दें तो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो भाई यही गैस या वाष्प है किसमें घुली हुई, वायु में, और जब यह ठंडी सतह से टकराएगी तो यह ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद किसमें बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों का केमिस्ट्री पहला चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोग नोट्स बना लो, आपको हम समय दे देते हैं 1-2 दिन। ठीक, 1-2 दिन 3 दिन में आप लोग नोट्स बना करके मैसेज करो नोट्स बन गई है, फिर उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, बाकी जो दोस्त आपके नहीं जो है बनाए हैं अभी नोट्स, उनको प्रयास करिए, वीडियो भेजिए। ठीक, बाकी क्लास अगर आपकी अच्छी चली है तो इसकी हम एक पहले चैप्टर की सारी वीडियो को एक साथ इकट्ठा करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे। जिस किसी दोस्त को आपको भेजना वो प्लेलिस्ट ही पूरी भेज दीजिए, वो पहली वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक पढ़े, नोट्स बनाए। ठीक, अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए कि लो भाई हमारे सर पढ़ा रहे हैं, आप देखो अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तो आपके क्वेश्चन पूछते रहेंगे बहुविकल्पी, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। ठीक, बाकी आप लोग जल्दी नोट्स बनाएं ताकि जल्दी हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर सकें। तो आपको कम से कम 2 दिन की समय हमको दे रहे हैं, 2 दिन में आप लोग नोट्स बना करके फाइनल कर लो। फाइनल नोट्स बना करके अगर आपका कल ही नोट्स बन जा रहा है तो कल ही आप जो है मैसेज करो सर नोट्स कंप्लीट, उसके बाद हम जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ। अगर पहले चैप्टर में कोई डाउट है आप पूरी किताब अपनी पढ़ डालिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो मैसेज करिएगा, वीडियो बनती रहेगी। बाकी अगर डाउट नहीं है तो आप नोट्स बनाइए, जैसे आपकी नोट्स कंप्लीट हुई दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, मिलते हैं फिर नए चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।